नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। इन बड़ी खबरों पर हमारी आज नजर रहेगी। उनमें पहली बड़ी खबर है सोमनाथ से दुनिया को संदेश। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां कार्यक्रम में शामिल हुए तो विरासत और विकास का मंत्र दिया। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है मोदी के साथ मंत्र। पीएम मोदी ने कल देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने से लेकर सोना अगले 1 वर्ष तक ना खरीदने की अपील की। इसका मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है। क्या है इस खबर के मायने, इस खबर पे भी करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की तीसरी बड़ी खबर है एक्शन में शुभेंदु सरकार। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। इस खबर पर डालेंगे विस्तार से नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सोमनाथ मंदिर में हुआ भव्य अमृत महोत्सव का आयोजन। तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी ने की विशेष शिव साधना। विकास और विरासत को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। कहा तीर्थों और मंदिरों का विकास जरूरी। सोमनाथ से पीएम मोदी का भारत की सांस्कृतिक विरासत, आत्मविश्वास और राष्ट्र की ताकत को लेकर बड़ा संदेश। कहा दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। पश्चिम एशिया में संकटपूर्ण तनाव के बीच देश में उर्वरक का स्टॉक स्थिर। भारत सरकार ने कहा एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सामान्य। जनता से की पैनिक ना होने की अपील। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में लगी 6 फैसलों पर मुहर। भारतीय न्याय संहिता लागू करने से लेकर बीएसएफ को सीमा क्षेत्रों की जमीन ट्रांसफर करने का ऐलान। शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के रोड मैप पर जोर। कल असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम पद के लिए लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। लगातार दूसरी बार हिमंता लेंगे सीएम पद की शपथ। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री दर्शन पूजा के लिए आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सोमनाथ मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा की। इस अवसर पर श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोई साधारण अवसर नहीं था। पीएम ने कहा कि सोमनाथ का अमृत महोत्सव अगले 1000 वर्षों के भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष। ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महापूजा और अनुष्ठान किया। पुनर्निर्मित मंदिर और शिवलिंग के स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पूजा आयोजित की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महापूजा भारत के आत्मविश्वास के साथ बढ़ने का उद्घोष रही। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक स्थल सदियों से देश की पहचान का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया
और यह दिखाया कि भारत शान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण कर सकता है। उन्होंने इस अवसर पर 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, क्योंकि भारत की परंपरा शिव और शक्ति की आराधना से जुड़ी रही है। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। आजादी के बाद देश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में नाकाम रहने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर लगाया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जब आस्था के साथ जुड़ती है तो राष्ट्र का आत्मबल मजबूत होता है। जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हमीरजी गोहिल और अहिल्याबाई होलकर को भी याद किया, जिन्होंने सोमनाथ की सेवा में अपना जीवन समर्पण किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में राजनीतिक विरोध का सामना करने के बावजूद भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना लगातार आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। अंग्रेजी का अक्षर Y, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों। यह अद्भुत संयोग रहा कि सोमनाथ पुनर्निर्माण के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जिस युग का सूत्रपात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण से किया, उसी को विस्तारित स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और सोमनाथ अमृत महोत्सव देश के गौरवशाली सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों की पुनर्स्थापना का महोत्सव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ अहम अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील के जरिए साफ किया है कि आने वाली खराब स्थिति के लिए अभी से तैयार होना होगा। असल में प्रधानमंत्री ने 7 अपीलों का मकसद केवल बचत करना नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार को सेफ रखना भी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश हित में अनुशासित होकर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। दुनिया में लगातार बढ़ते ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बहुत ही बड़ी और अहम अपील की है। उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ही सोच समझकर और संयम के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद पर भी एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश हित में लोगों को कम से कम 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने चाहिए, चाहे घर में कोई भी बड़ा फंक्शन या शादी ही क्यों न हो। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस संकट की घड़ी में देश का पैसा यानी विदेशी मुद्रा बचाना ही हमारी असली देशभक्ति है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने देश की जनता से 7 अपील की हैं। पीएम ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी का कहना है कि जितना कम पेट्रोल डीजल जलेगा उतना ही देश का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा। पीएम मोदी ने ऑफिस के लिए कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया है। इससे देश में ईंधन की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने का सुझाव दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल गैर जरूरी सोने की खरीदारी कम करें। पीएम ने लोगों से 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और माल ढुलाई के लिए रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही है। पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की अपील की है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी उत्पादों को वैल्यू देने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह IGOM की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई मंत्री शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सराहनीय कार्य कर रही है। वहीं देश के लोगों से प्रधानमंत्री की अपील पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पीएम को ये बात संसद में कहनी चाहिए। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा नकारे गए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। देशवासियों से पीएम ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोगों को युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उन्होंने नागरिकों से चुनौतियों से पार पाने और देश की मदद करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया, जिसके बाद देश के हर सेक्टर से पीएम मोदी की अपील का स्वागत होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, इसके मायने क्या है और किस तरीके से देश में इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं, इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस खबर का विशेष भी हमारे साथ इस वक्त है आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के 7 मंत्र, क्योंकि इस दिशा में भारत कैसे आगे बढ़े प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है।
दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। दिनेश कुमार खारा जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI से हमारे साथ पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की है, पूरा फोकस नजर आ रहा है कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडार के भारत के इस भंडार को सहेजा जाए ताकि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे हम बच सकें। क्यों जरूरी है इस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना ताकि देश की आर्थिक हालात स्थिति बेहतर बनी रहे? दिनेश जी। धन्यवाद सर्वप्रथम। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है कि अपना जो है क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कम की जाए, ऑयल मतलब पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन कम की जाए, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट है उसको भी कम किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट कम किया जाए, और गोल्ड का इंपोर्ट भी जो है कम करने के लिए जो कहा गया है। कारण यह है कि हम लोगों का 80 से 85% जो हम पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करते हैं वो इनवेरिएबली इंपोर्टेड है, और उसमें हमने देखा है कि इसके भाव में तकरीबन ये $70 से लेकर अब $100 से ऊपर की इसका विदेशी व्यापार में इसका जो है दाम हो गया है। इस कारण से जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है, और हम लोगों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है तकरीबन $730 बिलियन के करीब हुआ करता था जब ये वार शुरू हुआ। अब ये वो घटकर तकरीबन 680-690 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका मूल रूप से कारण यही है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए उस इंपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं। इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम इसका मिनिमम जो है इसको कम से कम कैसे उपयोग करें, उसके लिए मेट्रो का यूज़ करें, उसके लिए कारपूलिंग का यूज़ करें, और उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का यूज़ करें, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ गोल्ड इंपोर्ट जो कि 700 से 800 टन तक का जो है गोल्ड इंपोर्ट एनुअली होता है भारतवर्ष में, उसमें अगर हम ये कम कर पाएंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा जी। और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम होने से हमारा जो रुपी जो वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, उसकी वीकनेस भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा है कि ये 7 हम अगर बिंदुओं पर अगर विशेष रूप से अपना ध्यान देंगे तो ये हम जो है भारतवर्ष को तैयार कर रहे हैं जो कि वेस्ट एशिया का संकट है उससे निपटने के लिए। जी शिशिर जी, आम दर्शक के नज़रिए से थोड़ा और आसान शब्दों में अगर समझना चाहें कि जब देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो क्यों हमको इस प्रकार के प्रयासों की ज़रूरत है, और जो वैश्विक चुनौती है उसके लिए क्यों विदेशी मुद्रा भंडार ज़रूरी है, और क्यों छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा समाधान निकल सकता है? जरा उस पर प्रकाश डालिए। हरेंद्र भाई, देखिए, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये कहता है कि संसाधन सीमित हैं और उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हासिल हो सके। खारा सर ने भी बहुत सारे आंकड़े दिए आपके सामने जो बिल्कुल सही हैं कि हम कितना आयात करते हैं। अगर मैं आपको 2025-26 के आंकड़ों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं तो लगभग 185 बिलियन डॉलर का जो है हमने कच्चा तेल आयात किया, और अगर हम सोने की बात करें तो वो लगभग 58 बिलियन डॉलर का था। और अगर आप बढ़ोतरी देखिएगा तो सोने में जो सालाना आधार पर बढ़ोतरी लगभग 24% का है, और कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर जरूर गिरावट आई क्योंकि उसमें कीमत में हमें कमी देखने को मिलती है और सोने की कीमत ज्यादा थी। अब चूंकि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत ही सीमित है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 700 बिलियन 680 से 700 बिलियन डॉलर की हम लोग बात करते हैं जो कि 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 11 महीने के बजाय उसे 5 महीने में खर्च कर डालें या 6 महीने में खर्च कर डालें, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। हमारी अभी के समय में सबसे बड़ी चिंता यह है कि बाजार में सामान एक तो कम उपलब्ध है और जो उपलब्ध है उसके दाम ज्यादा हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसके इस्तेमाल के मामले में आप देखोगे कि उसका विकल्प क्या है। एक छोटी सी बात है कि जैसे अभी बात हो रही थी मेट्रो ट्रेन की, आप दिल्ली में देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले की अगर हम बात करें तो मेट्रो हो चाहे डीटीसी की बसेस हो, ये सारे हमारे पास एक विकल्प मौजूद है। तो क्या हमें जरूरत है कि हम कार लेकर के जाएं?
आप देखिएगा कि दिल्ली की सड़कों पे कई बार जब आप खड़े हो जाएं तो आपको 10 में से 6 गाड़ियां ऐसी मिलेंगी जिनमें सिर्फ एक आदमी होता है और सभी ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो क्या वहां पर कोई कारपूलिंग की बात आ सकती है? तो मूल मुद्दा यही है कि संसाधन सीमित जब हों और संसाधन जब महंगे होते जा रहे हों तो बेहतर है कि उसके इस्तेमाल में हम विवेक का ज्यादा इस्तेमाल करें। हम ऐसा नहीं कि आज हम लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि जो संसाधन सीमित उपलब्ध है हमारे पास, हम उनका लंबे से लंबे समय तक, ज्यादा समय तक जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें। जी दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ और, क्योंकि ये कहा जाता है जिस किसी देश के पास जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार होगा उसकी आर्थिक सेहत और बेहतर एक तरीके से मानी जाएगी। ये ना सिर्फ एक तरीके से आयात निर्यात में मदद करता बल्कि निवेश को आकर्षित करने के लिए, सस्ता कर्ज हासिल करने को लेकर और कई प्रकार के एक तरीके से फायदे होते हैं। महंगाई भी एक तरीके से थोड़ा हद तक नियंत्रित रहती है। कैसे ये मल्टीपल इफेक्ट देता है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर रखता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारा जो करेंसी है वो मतलब डॉलर के मुकाबले में अगर स्ट्रांग होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और अगर हमारा करेंसी वीक होगा तो इन्वेस्टर का जो यील्ड है या जो रिटर्न है वो उतना कम हो जाता है। तो इसलिए जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार अच्छा होना चाहिए। ये एक भारतवर्ष के लिए ये एक आवश्यकता बनती जा रही है। जैसे जिस तरह से हमारे 8% की ग्रोथ की आवश्यकता है और उसके लिए हमें निवेश और अधिक चाहिए, उस निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अच्छे से बनाकर रखें जिससे कि हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब चूँकि इम्पोर्ट जो है हमारे लिए, यहाँ तक क्रूड ऑयल का संबंध है, वो हम तकरीबन 85% तक इम्पोर्ट करते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है विकल्प लेकर आने के लिए, जैसे कि जो है सोलर सेल और सोलर और जो ईवी का जैसे जो प्रचार हो रहा है उसके माध्यम से हमारा इम्पोर्ट कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 85% इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि उसमें अगर उसमें तेजी आएगी जो है ग्लोबल मार्केट्स में, तो हमारे लिए वो एक जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें वो डिप्लीशन आ जाता है। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और भारतवर्ष में हम लोग अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देख पाएंगे और करेंसी भी स्ट्रांग होती हुई देख पाएंगे, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर के लिए भी जो है इम्पोर्ट हमारे लिए बहुत जो है चीप होगा उसके उस कारण से। और एक्सपोर्टर को भी जो है, चूंकि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट इम्पोर्ट में आता है, तो वो इम्पोर्ट भी जो उसके लिए चीप होगा जिससे कि एक्सपोर्टर को बढ़ावा मिलेगा एक्सपोर्ट करने में। जी शिशिर जी, क्योंकि सोने को लेकर लोगों का बड़ा सेंटिमेंट्स भी रहते हैं और भारतीयों के साथ तो ये बड़ा दिल से जुड़ा हुआ, खासकर से भारतीय महिलाओं को एक तरीके से बड़ा इसको लेकर सेंटिमेंट्स या लगाव की बात की जाती है, लेकिन एक वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हम बहुत एक इंडिविजुअल के तौर पे खर्च करते हैं, परिवार के तौर पे खर्च करते हैं, देश के तौर पे खर्च करते हैं, उसका वो अर्थव्यवस्था में वो प्रोडक्टिव एक तरीके से यूज़ नहीं होता। आपको लगता है कि उस दिशा में भी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है देशवासियों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, भारत में क्या होता है ना कि जब हम सोने में निवेश करने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने गहना खरीद लिया तो हमने निवेश कर लिया, जबकि वो तकनीकी तौर पे वो आपके लिए सही नहीं होता। अगर आप निवेश करते हैं तो गोल्ड की जो बिस्किट्स होती हैं, सोने के जो बिस्किट्स होते हैं, उनको आपने खरीदना होता है, क्योंकि जैसे ही गहना आप खरीदते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज है, उसको वो अलग से कट जाता है, फिर जब उसको हम लोग ढालते हैं फिर वो उसमें से कटाई हो जाती है, तो अंततः वो हमारे लिए निवेश नहीं रह जाता है। भारत में एक बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को आकर्षित करें, अगर सोने में निवेश करने की हम बात करें, ना कि हम केवल कहें कि आप गहना खरीद लो। हम गहने को लेकर के बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि भारत में सोने में पैसा निवेश नहीं किया जाता है, भावनाएं निवेश की जाती है, इमोशन का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये इमोशन का जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमारे लिए पीछे रह जाती हैं, जिसमें से एक मुद्दा कीमत का भी है। आज के दिन में देखिए 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,000 से 1,60,000 रुपए के बीच है, लेकिन फिर भी हम 800 टन सोना हम जो है वो आयात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कीमत से उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। पहला
अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सोने में निवेश करने के लिए आपको बिस्किट खरीदना है या आपको बार खरीदना है, या एक नया सिस्टम अभी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लागू किया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल की बात करते हैं, जो वो एक बिल के अगेंस्ट में आपका है, वो भी आपके लिए एक निवेश का है। अगर आप गहने में पैसा लगा रहे हैं तो वो आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, वो आपके लिए एक इमोशन है। और एक कहते हैं ना, शादी विवाह में आपको एक होता है कि चलो हमने इतने गहने दिए हैं अपनी बेटी को दिए हैं, या हमारी बहू इतना गहने पहन रही है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन सकता है। आर्थिक प्रतिष्ठा उससे आपकी उस तरीके से नहीं दिखती। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, 4 बड़ी चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए, जो कच्चा तेल हम लेते हैं, उसके अलावा सोने पे जो खर्च करते हैं वनस्पति तेल, और उसके साथ साथ जो उर्वरक के लिए हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं, ये 4 चीज़ों पे मिला के अगर पूरे इंपोर्ट का देखा जाए, मोर देन 31% का बिल हम एक तरीके से इसी पे पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील से कम ये जो एक बोझ है, या कहा जाए एक तरीके से जो दबाव है, उस पर असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है, तो मेरा ये मानना है कि एक सामान्य नागरिक को इस विषय में एक जागरूकता आएगी, और जागरूकता आने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी होगा। ये हमने देखा है कि गत वर्षों में भी जब भी प्रधानमंत्री जी ने किसी भी बात के ऊपर मुद्दा उठाया है, तो जनसाधारण उसको बहुत अच्छे से समझता है और उसके ऊपर अमल भी करता है। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर इसमें जो है डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा, जो हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने में। जी शिशिर जी, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा कि प्रधानमंत्री की अपील ने एक बड़ा व्यापक परिवर्तन दिखाया है। स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छ भारत मिशन, या तमाम ऐसे फिट इंडिया मूवमेंट से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण हैं। एक उम्मीद बनती है कि एक वैश्विक चुनौती के समय देश इस बात को समझेगा, और आज भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले वडोदरा में भी इस बात की फिर से अपील को दोहराया है। देखिए, अभी के समय में आपके पास इस चीज को मानने का जो इसके कहते हैं ना कि आपका विवेक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जरूरत समझनी है, अगर आने वाले दिनों की परेशानियों से बचना है तो आज वो हमें कदम उठाने होंगे। और आज से लेकर के अगले कुछ महीने तक हमें नहीं मालूम है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। हमें नहीं मालूम है कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, वहां पर कब जो है जहाजों की आवाजाही सामान्य हो पाएगी। हमें नहीं मालूम है कि सीएनजी कब आ पाएगा। लेकिन जो आ रहा है, जो उपलब्ध है, हम उसका किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं, वो इस चीज को जरूर सोचेंगे, समझेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। पहले आपने कई उदाहरण दिए, और सबसे बड़ा उदाहरण जो हमने देखा है वो है अपने स्वच्छता को लेकर के है। चाहे आप शौचालयों की बात करें, जो कि काफी बड़े पैमाने पर खुले, तो बहुत सारी अपील ने असर डाला। एक और चीज आप देखिए, अगर आप 2014 में देखिएगा तो पहल यानी कि जो रसोई गैस का सिलेंडर था, उस पर एक अपील की गई कि आप अगर 10 लाख रुपए या आप आयकर दाता हैं तो आपको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, और लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। उसके लिए आपको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज के दिन में भी हमें पूरा विश्वास है कि इस अपील के लिए आपको एक तरीके से स्वविवेक के कारण आप इस अपील के ऊपर अमल जरूर करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस वैश्विक चुनौती के समय देशवासी मिलकर कदम उठाते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए।
तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सीधे आपको ले चलते हैं वडोदरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और एक रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री का आम लोगों से एक तरीके से संवाद का कार्यक्रम भी है। और प्रधानमंत्री की ये रोड शो की तस्वीरें जहां पे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का हमने आज सुबह से ही उनका दौरा गुजरात का, और सुबह वो सोमनाथ में थे, इस वक्त ये वडोदरा की तस्वीरें, और बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ही ओर लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ उनके वाहन पर सवार हैं, और एक सांस्कृतिक झलक के तौर पर भी प्रधानमंत्री के साथ बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों में उत्साह की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। लोग खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और वडोदरा की ये तस्वीरें और सांस्कृतिक झलक, एक प्रकार से सड़क किनारे मंच भी है जहां पर गुजरात की सांस्कृतिक झलक के नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये संभवतः बंगाल का प्रतिबिंब के तौर पे, क्योंकि बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल हुई और बंगाल के पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद महिलाएं एक प्रकार से प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में वहाँ पे मौजूद। और ये तमाम लोग जो आसपास के मार्केट हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए मौजूद नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप वडोदरा गुजरात से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो नजर आ रहा है। तमाम बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक और तत्पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय सांस्कृतिक झलक भी यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त प्रधानमंत्री के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी संख्या में हम लोगों को देख रहे हैं और लगभग 9 बजे का वक्त और बड़ी संख्या में, कहा जाए हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री को लेकर स्वीकारता, उत्सुकता, उनके प्रति आकर्षण लगातार भरपूर दिखाई पड़ रहा है। जी, जाहिर तौर पर सड़क के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो एकदम आपको नजर आएगा।
लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। कई सारी तैयारियां कई दिनों से यहाँ पर की जा रही है, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे वो लोगों को यहाँ पर पहुंचना हो। हर कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री की एक झलक उनको देखने को मिले। और जिस तरीके से आज सरदार धाम का छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया, उस दौरान भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मैदान और मैदान के बाहर भारी हुजूम था। और लगातार प्रधानमंत्री ने कई लोगों से अपील भी की, उन्होंने बात भी कही, गुजरात आता हूं तो अपने लोगों के बीच में अपनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और गुजरात से उन्हें बहुत प्यार मिलता है और मिलता रहा है। और कुछ ऐसा ही प्यार जो है वो अभी बड़ौदा की सड़क पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं और इस दौरान उनका रोड शो उनकी रात नजर आ रहा है, जहाँ पर तमाम जो लोग से बड़ोदरा से नहीं बल्कि गुजरात के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि न सिर्फ गुजरात से, क्योंकि गुजरात से वो निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने कहा न सिर्फ गुजरात से बल्कि पूरे देश से उन्हें इस तरीके का प्यार मिल रहा है। और हाल की जीत का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरीके से बंगाल, असम, पुडुचेरी में सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम रही और सफलता हासिल करी। तो उसका दीपक जल्दी से क्योंकि सड़क के किनारे हमको कई ऐसे मंच भी नजर आ रहे हैं जहां पे सांस्कृतिक छटा भी दिखाई पड़ रही है, खासतौर से संभवतः बंगाल की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नृत्य करती नजर आ रही हैं। तो क्या ये भी एक संदेश है कि भव्य जीत जो बंगाल में बीजेपी को मिली उसका भी उत्साह एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है यहाँ रोड शो में? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया अपने संबोधन में। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गुजरात से नहीं बल्कि पूरे देश भर से प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और इस बड़ी जीत का उन्होंने जिक्र भी किया। और कुछ इसी अंदाज में आज गुजरात की जनता उनका एक तरीके से अभिवादन कर रही है, वो उनकी प्रशंसा कर रही है। और आप देखिए बड़ोदरा से, जैसे मैं बता रहा था, बड़ोदरा से नहीं बल्कि आस पड़ोस से कई दूर दराज के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे, सड़कों किनारे इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक उनको देखने को मिलेगी और जब वो यहाँ से गुजरेंगे, उनका काफिला गुजरेगा। तो ये आप देखिए कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को एक तक निहार सके, उनको अभिवादन कर सके। और आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ग्रुप भी बनाया गया है जो कि अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करता हुआ आपको नजर आएगा। अलग अलग सांस्कृतिक झलक आपको देखने को मिल रही है। तो सरदार धाम का जिस तरीके से आपको छात्रावास का उद्घाटन किया, उस दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में जब भी वो आते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, अलग एहसास होता है। और कुछ वही प्यार जो है वो गुजरात की जनता लुटाती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से आप जहां भी नजर दौड़ाएं, हालांकि 1 किलोमीटर का ही उन्होंने रोड शो का तय किया है, लेकिन आप देखें तो उससे दूर दराज तक भी लोग इंतजार में खड़े हैं कि शायद प्रधानमंत्री की एक झलक उन तक पहुंच जाए और उनको अभिवादन कर सके। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग एकदम मौजूद हैं। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो कब से ही यहाँ पर मौजूद थे कि वो अगर पीछे चले गए, हट गए तो शायद सामने से वो न देख पाए। लेकिन प्रधानमंत्री की भी कोशिश रहती है कि सभी का सम्मान करें, सभी तक अपना प्यार उठाएं। और ये देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो आपको इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में गवाह है, जो मंच बने हैं सड़क के दोनों ओर, उसमें एक मिनी इंडिया की झलक तो दिख रही है, लेकिन बंगाल का झलक होना, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं की मौजूदगी बंगाल की बड़ी जीत का इशारा करती है। तो कई लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए हैं, उस पर ऑपरेशन सिंदूर की ललकार भी लिखा हुआ है। तो देश किस प्रकार से आत्मरक्षा को आगे रखकर आगे बढ़ रहा है, तो राजनीतिक रूप से स्थिरता की दिशा में भी कैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम संदेश इस रोड शो के माध्यम से। आर्यन, जब आप देख रहे थे इस रोड शो को, और हम इस रोड शो के दोनों सड़क के किनारे जो ये सांस्कृतिक आपने मंच सजे हुए हैं, अगर वो देखते हैं तो आज डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि हमारे सामने से निकल रही है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि के साथ साथ आर्यन, अगर आप इस बात को कहें कि ये स्वाभिमानी भारत का की जो ये तस्वीर है, स्वाभिमानी भारत की जो ये छटा है, वो भी हमारे सामने में बुलंद होते हुए दिख रही है। ये स्वाभिमानी भारत के संकल्प के साथ ये अगर देखें तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव का के उद्घाटन पे आज मौजूद थे, 75 साल हुआ है आज पूरा, तो आप कह सकते हैं कि भारत के स्वाभिमान की, भारत की आस्था और भारत की संस्कृति का भी आज का दिन एक बहुत बड़ा पर्व का दिन है। और जब वो गुजरात में आप लोगों को देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके और बंगाल के इस भव्य जीत को लेके जिस तरह का सेलिब्रेशन गुजरात में बड़ोदरा के इस रोड शो में आपको दिख रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति का और भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो ये काल है
और इस काल में जो लोगों की अनुभूति है वो आप देख रहे हैं कि बंगाल को जीत को भी लोगों ने एक सांस्कृतिक चेतना का एक उद्भव और भारत के विकास के साथ गाथा में बंगाल का इस उदय को भी एक बहुत पूर्ण घटना मानते हैं। आज के दिन आर्येंद्र, ये भारत ने भी एक अपना परचम और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था, वो भी 11 मई का आज का दिन है जी। तो आज का दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अगर आप कहें तो कई मायने में खास है, विशेष है। और प्रधानमंत्री जब इस मौके पे गुजरात में हैं और वो भी जो सोमनाथ मंदिर से चल के आज बड़ौदा पहुंचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरा गुजरात के लिए, पूरा देश के लिए एक उत्सव का दिन है, जिसमें भारत यह संदेश दुनिया को दिखाता है कि भारत कभी भी न टूटा है न झुका है। भारत विध्वंसों पे भी पुनर्निर्माण की ताकत रखता है। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के स्थापना की पुनर्स्थापना के 75 वर्षों का होना और 1000 सालों के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का उसी दिव्यता भव्यता के साथ में भारत की विरासत को आगे बढ़ाना और सनातन की इस पूरी परंपरा को एक तरीके से उस ध्वज पताका को लहराते रहना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अब सर आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, प्रधानमंत्री ने आज भी वडोदरा से देशवासियों से अपील की है, जो कल उन्होंने तेलंगाना से भी की थी, हैदराबाद से, वो अपने आप में किस तरह से हमें वैश्विक चुनौतियों के बीच में अनुशासित होकर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बचत करके हमको अपने आप को, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना है। इस अपील को लेकर भी अगर आपने लोगों से बात की है, किस प्रकार से लोगों का रिएक्शन, फीडबैक? दीपक जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना से इसको जोड़ते हुए बताया और कहा कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान जब सरकार ने लोगों से अपील की तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें लोगों को कही गई है कि जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, जिनमें सहभागिता जरूरी है लोगों की, लोगों ने वो सब कुछ किया। तो प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से कि इस बार भी कुछ वैसा ही साथ लोगों को देना होगा। और उन्होंने जिक्र किया तमाम चीजों का कि अगर हम पेट्रोल डीजल को बचा सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सोने की खरीद कम करें क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा जाता है, उस पर ध्यान दें, हम लोग तेल कम इस्तेमाल कम करें, उसको कम यूज करें। ऐसी छोटी छोटी बातें उन्होंने कही जिन बातों पर हमें लोगों को साथ लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लोग साथ आते भी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया कि उनके कहने पर लोग साथ आते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं और सरकार चाहती है कि जो बोझ सरकार पर पड़ रहा है वो आम लोगों तक न पड़े, और अब तक नहीं भी पड़ा है। जैसा उन्होंने सीधा बताया, कई देश जो है उस बोझ के तले दबे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के लोगों को इस तरीके का बोझ नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन वो चाहते हैं कि देश का जो विकास, उसकी जो प्रगति है वो किसी तरीके से न रुके और ये प्रगति इसी तरह जारी रहे। ऐसे में सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो जब लोगों ने ये बात सुनी और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों ने भी बढ़कर कर कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर इसके लिए, देश के लिए आगे बढ़कर आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छोटी छोटी अपीलें हैं कि हम अपनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम हो, तो हम कार पूलिंग कर लें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो लोग भी उनकी बातों के समर्थन में नजर आए। लोगों ने कहा कि इसका समर्थन करना चाहिए। देश में अगर कोई विपत्ति आती है तो हमें मिलकर ही उसका सामना करना होता है। और ये हमने पिछले सालों में अगर बात करें कोरोना के दौर में, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। फिर प्रधानमंत्री ने कहा इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हमें दोबारा सेट करना होगा। ये विपत्ति में आपत्ति जो आई है उसको जो किया जा सकता है बस सबसे सहयोग जरूरी है और सबसे यही अपने प्रधानमंत्री लगातार करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, जो आप बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है कि आम लोगों का एक असर उस पर दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री की अपील का। और विनोद जी, क्योंकि इस बात को कैसे देखा जाए, प्रधानमंत्री के जन नेता के तौर पर जब देश से आह्वान करते हैं तो हमने कई मौकों पे देखा एक बड़ा परिवर्तन और बदलाव आया है। स्वच्छ भारत मिशन के समय स्वच्छता अपनाने को लेकर हो, एलपीजी कनेक्शन के समय जो संपन्न परिवार हैं उनके द्वारा सब्सिडी छोड़ने की पहल हो, या तमाम फिट इंडिया मूवमेंट, तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब देश में प्रधानमंत्री की अपील पर एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन का परिवेश देखने को मिला है। मौजूदा अपील भी प्रधानमंत्री की एक आम जनमानस के मन तक पहुंचेगी, उसका भी एक असर दिखेगा। विनोद जी? आर्येंद्र, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है और आज के लिए ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस दौर में आप देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के संकट के बीच में जो पूरे क्राइसिस है, सप्लाई चेन टूटा हुआ है, पूरी दुनिया में एक त्राहिमाम सी मची हुई है
और उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये अपील और उस अपील के बाद विपक्ष का जिस तरह का तेवर और रिएक्शन आया है, उसके बीच में अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के वडोदरा की इस रैली, इस रोड शो को आप देखें तो ये आपको साफ लगता है कि इस देश में एक जननायक के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील हमेशा भी देश के लोगों ने सुना है। आपने जब स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी तो दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मूवमेंट साबित हुआ। यदि हम लोग इस बात को देखें, स्वच्छ भारत अभियान जो बिहेवियर चेंज के मूवमेंट के साथ साथ लोगों के बिहेव को ही चेंज किया था, स्वच्छता के तरीके तौर तरीके को बदला था और उसका फायदा लोगों को कोरोना में मिला। जो देश में अगर 11-12 करोड़ उस समय में शौचालय बने तो इसका भी फायदा कोरोना के समय में लोगों को मिला और लाखों लोगों की जानें बची। ये बिहेवियर चेंज के मूवमेंट को जब आप आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, जैसे आपने चर्चा की कि उसी में जो सब्सिडी छोड़ने की बात, गैस पे सब्सिडी छोड़ने की बात है, तो लाखों लोगों ने आगे बढ़ के गैस की सब्सिडी छोड़ी और वो सारे जो सिलेंडर थे वो सारे उज्ज्वला स्कीम में काम आए और करोड़ों लोगों को उज्ज्वला स्कीम में गैस मिला। ये देश ने देखा है, ये मजाक नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बचत करते हैं या स्वदेशी खरीदते हैं तो उससे भी विदेशी मुद्रा भंडार आपका मजबूत होता है। ये जो हमारे घरों में हम इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी तरीके से इसको समझाते हुए कल उन्होंने कहा था कि आप एक बार लिस्ट बनाओ और अपने घर में देखो कि आपने कितने विदेशी चीज़ों को लाया है, तो आपको खुद लगेगा कि आपने विदेशी मुद्रा भंडार का कितना यूज किया है। बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है आर्येंद्र की इस दौर में नेता जिस तरह से विरोध को ही विरोध समझते हैं वो भूल जाते हैं पिछले दौर की बात कि हर दौर में प्रधानमंत्री मोदी की तरह और भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो इस देश में इसी तरह की अपील करते रहे हैं, भावुक अपील करते रहे हैं और उसका फायदा देश को मिला है। देश को एक ताकत मिली है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू खुद हो। तब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक छोटी सी ये अपील की है कि आप किसी भी इस तरह से घरों में जिस तरह से आपके पास 10 गाड़ी है और एक बार आप 10 गाड़ी निकालते हैं, उसके बदले में अगर आप इस स्वभाव को, इस व्यवस्था को चेंज करें, परिवार के लोग एक साथ जाएं या पड़ोस में इस तरह का कारपूलिंग हो, तो इससे बहुत बड़ी बचत हो सकती है आपकी विदेशी मुद्रा भंडार। जब चिदम्बरम ने इसी तरह का आह्वान 2013 में किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर कि सोने की कीमत, सोने का जो ज़्यादा खरीदारी का देश में एक प्रवृत्ति बढ़ी है, इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, सरकार का लोड बढ़ता जा रहा है, तो चिदम्बरम के इस अपील के बाद लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की थी, तो उसी के बाद ये गोल्ड बॉन्ड जारी हुआ था, जिसके बाद आज भारत सरकार को कई करोड़ों रुपए में इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। तो ये देश से देखा है कि अपील का, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपील का एक बड़ा जन समर्थन मिला है और इस जन समर्थन को आगे बढ़ाना है। इस जन समर्थन पे जब आप इस तरह के पॉलिटिकल ट्वीट देते हैं, कोई नेता इस पे इस तरह का डिबेट करते हैं कि सरकार नाकाम रही है, तो सरकार नाकाम होने से पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 70 दिन अभी लगभग ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो सबसे बड़ा आपका सप्लाई चेन है वो बंद पड़ा है, इसके बावजूद भी सरकार ने आपको डोमेस्टिक सप्लाई का कभी प्रभावित नहीं होने दिया है, न कोई पेट्रोल पंप आपका ड्राई आउट हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये संकट कब तक जारी रहेगा और लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक देश के नाते हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और शायद उस नजरिए से प्रधानमंत्री की अपील का एक व्यापक असर भी होगा। दीपक भी हमारे सभी लगातार वडोदरा से जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि इस रोड शो में हम जहां पे जय श्री राम का उद्घोष देख रहे हैं तो वहीं डमरू भी दिखाई पड़ रहा है, शिव भक्त भी नजर आ रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज ये बताने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत इस वक्त वडोदरा प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पूरी तरीके से तैयार। दीपक जी बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जब यह छात्रावास का जो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आए थे उस दौरान भी मंच जहाँ लगा था, मंच के आसपास इतनी भीड़ थी कि
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद हैं। और यहाँ पर हर उम्र के लोग, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, महिलाएं, सब कोई नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद करने के लिए उत्सुक लोग नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर तमाम स्कूली छात्राएं भी भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में एक मिनी इंडिया की झलक दिखाते हुए, और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स भी लोगों के हाथों में हैं, जो इस बात का द्योतक है कि कैसे भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ में नए भारत होने का परिचायक बन के निकला है। और प्रधानमंत्री की आज हमने सुबह तस्वीरें देखी सोमनाथ मंदिर से, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण करके किस तरह से दुनिया के आगे ना झुकने का संकल्प दोहराया था। आज उसी संकल्प को नए प्रतिमान तक ले जाते हुए आज भारत आगे बढ़ रहा है। और आज भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील भी की है कि वैश्विक चुनौती के बीच में देश को कैसे एक साथ आगे होकर, अनुशासित होकर आगे बढ़ना है, ताकि हम मौजूदा वैश्विक चुनौती, जो तेल संकट, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं, उससे हम निपट सकें। और राष्ट्रीय झंडों की ये पूरी एक तरीके से फहरिस्त दिखाती है इस बात की कि कैसे राष्ट्रीयता की भावना के साथ ये पूरा माहौल ओत-पोत नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा कल से लेकर आज तक लगातार प्रधानमंत्री के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में जनता के साथ जुड़ना, संवाद करना, रोड शो के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के साथ में एक जुड़ाव, प्रधानमंत्री के एक जननेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को हमेशा बढ़ाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर उमड़ी हुई ये भीड़ इस बात की द्योतक है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर आकर्षण न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सड़क के किनारे खड़े हुए लोग, आसपास के मार्केट में लोग मौजूद हैं, अपनी छतों पे खड़े हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री भी खुशी के साथ सभी ओर, सड़क के दोनों ओर एक तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और किस तरीके से मिनी इंडिया की झलक भी इस रोड शो के दरमियान सड़क के दोनों ओर दिखाई पड़ रही, जब भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और मिनी इंडिया की झलक अपने आप में दिखाने के लिए कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, विविधता में एकता का संदेश यहाँ से जाता है, और वो संदेश इस रोड शो के माध्यम से दिखाई पड़ रहा। तो इन तस्वीरों के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक